नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक MCQ का सीरीज लेके आया हूं जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट MCQ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले आपको इसके वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि वीडियोस में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बवंडर को ना सॉल्व कर दिया है। तो आइए शुरुआत से मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर का नाम है भारत के विदेशी संबंध, चैप्टर 4 है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, बुक नंबर 2। सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा, भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है? भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना। भारत ने परमाणु बम अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना मतलब अपने देश में और अपने देश के पड़ोसियों के साथ भी शांति का व्यवहार बना के रखना है। परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल न करना। हम सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी देश पे, चाहे झगड़ा कितना भी हो जाए। लेकिन अगर किसी ने किया तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं, हम पेल देंगे। जितना परमाणु बम है सब बाजार देंगे, ध्वस्त कर देंगे साले को, चाहे वो कोई भी देश हो। तो यहाँ पे भारत की परमाणु नीति के ये तीनों उद्देश्य हैं, इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला हमारा जो है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री भारत कब आए? 2018 में इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत का दौरा किए थे, भारत आए थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल कब गए थे? 2017 में गए थे। 2017 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल का दौरा किया और 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। सिंपल है, दोनों समझ लीजिएगा। 2017 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए और 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में इजराइल एम्बेसी कब खुली? 1992 में। याद रखिएगा, हमारा और इजराइल का जो संबंध है ना, रिश्ता है ना, रिलेशन है ना, वो 1992 से ही शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि 1992 में ही भारत के देश के अंदर इजराइल ने अपना एम्बेसी खोला था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इजराइल कब आजाद हुआ? 1948 में आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए और इजराइल 1948 में आजाद हुआ। एक साल बाद वो भी आजाद हो गया। इजराइल 1948 में आजाद हुआ, ध्यान से समझ लीजिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? क्या है ये सीटीबीटी? सीटीबीटी का मतलब क्या होता है? विस्तार से बताइए। तो सीटीबीटी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे सीटीबीटी का तो वहां पे आप बताइएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु अप्रसार संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? 1995 ईस्वी तक। 1995 तक परमाणु अप्रसार संधि को बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है अरब इजराइल युद्ध कब हुआ? अरब ने इजराइल के साथ युद्ध कब किया? वो किया था 1973 में। इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से रट्टा मान लीजिए इसको कि अरब और इजराइल का युद्ध 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी, 1968 ईस्वी में। इंपोर्टेंट है, फिर से कहता हूं इंपोर्टेंट है, ध्यान से रट्टा मार लीजिए। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में लाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? 1964 में किया था। 1964 में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। वो परमाणु संपन्न देशों में आ गया था। कब? 1964 में। किसने? चीन ने। अगला प्रश्न हमारा कहता है होमी जहांगीर भाभा कौन थे? होमी जहांगीर भाभा साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। होमी जहांगीर भाभा कौन थे? आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1969 में। 1969 ईस्वी में
चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, आपके डाउट के लिए बता दो, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना कहां से आई थी तो आप बताएंगे ये सोवियत संघ से लिया गया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के अंदर था, वहां से हमने इसे उठा लिया था और अपने भारत में लागू कर लिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कहता है रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1962 में। रक्षा उत्पाद विभाग का एक बार मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, एक पीछे में आपको बताता हूं। यहां पे प्रश्न है रक्षा आपूर्ति जो 1965 में हुआ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे है रक्षा उत्पाद जो है 1962 में। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। क्वेश्चन है रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1962 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पूछे न पूछे आपके पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची मामा मामी ही पूछ लेंगे कि बता बहुत पढ़ा है, बहुत ज्ञान है तेरे पास, बता। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि सबके पास नॉलेज होता है इसका, सब जानते हैं कि कारगिल युद्ध कब हुआ। तो अक्सर इसी ऐसे क्वेश्चन में तो लोग फंस जाते हैं। अब फूफा पूछ देंगे हाँ बता बहुत पढ़े हो, कहां तक पढ़े हो, 12th कर लिए, बताओ कारगिल युद्ध कब हुआ था? वहां फंस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वहां बताना पड़ेगा 1999 में हुआ था। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होता है। ऐसे में आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 1999 में क्या हुआ? कारगिल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। रगड़ के पेले इसको, किसको? पाकिस्तान को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिमला समझौते के दौरान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व किन नेताओं ने किया? इंदिरा गांधी जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के सुप्रीमो थे, वजीर आजम थे। कहां के? पाकिस्तान के, दोगला देश के। पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और हमारे भारत हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किया था। ध्यान से समझिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता में कौन कौन था वो तो बता दीजिएगा, लेकिन अगर पूछेगा कि हुआ कब था भाई ये बताओ, बताइएगा। 1972 में हुआ था। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मौत ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी? देखिए चैप्टर में पूरा पेला है मैंने ताशकंद के बारे में ना, पूरा का पूरा मैंने ढोल बजाया है। हमारे देश के उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद समझौते में हो गया था। बहुत सारा खेल बेल है इसमें, रहस्य है। कोई कहता है और कोई नहीं, उनकी पत्नी ही कहती है कि जहर दे के मारा गया। अगर लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से मर गए, दिल का दौरा हुआ, ठीक है हो गया। तुम यार नॉर्मल से नॉर्मल आदमी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम करते हो, लाल बहादुर शास्त्री का क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया? दूध का दूध पर पानी का पानी तो हो जाता। आज इतने लोग अविश्वास में जी रहे हैं, मतलब बवंडर चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री के साथ। सालों ने कहीं जबरदस्ती जहर तो नहीं दे दिया? यहाँ तो थे नहीं, भारत में थे नहीं। ताशकंद रूस, वहां का एक शहर, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ताशकंद समझौते के बाद अगर मृत्यु की बात आती है तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम याद रखिएगा। बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, अव्वल नंबर के नेता, ऐसे नेता जो पाकिस्तान के अंदर लाहौर तक घुसा के पेला था। और लाहौर अपने बाप यूएनओ के पास पहुंच गया कि बाबूजी माफी दिलवा दो भारत से, उसका प्रधानमंत्री बहुत सनकी है, लाहौर तक घुस गया है, हो सकता है कि 2-4 दिन और छोड़ दोगे तो पाकिस्तानों पर न कब्जा कर दो। ये बातें थी। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था। ध्यान से समझिएगा, 1966 में भारत और पाकिस्तान का ताशकंद समझौता हुआ था। 1966 में कहां हुआ था? ताशकंद में हुआ था, रूस का एक जगह है, शहर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के दोगला देश के उस समय सेना अधिकारी का ये सुप्रीमो था। वहां पे तो आपको पता है ना कि सैन्य वर्चस्व ज्यादा होता है। आयूब खान वहां का सेना अधिकारी था जो उस समय देश का सुप्रीमो हुआ करता था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पंडित
नेहरू जी आप कह सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर सिंधु घाटी जल संधि करवाया था। इसमें विश्व बैंक ने अपनी मध्यस्थता करवाई थी। मैंने सब कुछ चैप्टर में बता दिया है। विश्व बैंक के मध्यस्थता में इन दोनों ने सिंधु घाटी जल संधि किया था। अगला प्रश्न कहता है सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1960 में, जब चीन हम पर अटैक करने वाला था 1962 में। उससे 2 साल पहले 1960 में हमने पाकिस्तान के साथ ये जल संधि किया था सिंधु नदी के लिए, 1960 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूट का शिकार हुआ? 1964 में, जब हम हार गए युद्ध, चाइना से युद्ध हार गए, और गलती था पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री का, युद्ध हार गए ना। जब युद्ध हार गए तब हमारे जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 2 अलग अलग भागों में टूट गई। बहुत सारे सेना के अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे विधायक और पार्टी दल के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हमारे उस समय देश के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसा घटिया चाल चला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार डैश 1979 में चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। व्यक्तित्व अलग है, सोच अलग है, जिम्मेदारी लिया था इन्होंने देश का। ये पहली बार विदेश मंत्री बनके चीन पहुंचे। कहां पहुंचे? चीन, 1979 में। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। न बाल न बच्चा, जो करना है देश के लिए करना है। करते हैं नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा नेफा था, और उत्तर पूर्वी सीमांत के नाम से हम अरुणाचल प्रदेश को जानते थे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने भारत के किन 2 हिस्सों पर अपना अधिकार जताया है? देखिए चीन जो है, ये दोगला जो है, ये हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है। लद्दाख में अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है, अरुणाचल प्रदेश में अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है। घुस जाता है साला बॉर्डर से इस तरफ और कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। इस पर हम लोग का विवाद चल रहा है। हम कहते हैं मेरा है, तुम कहता है मेरा है। अंग्रेजों ने जो बांट के दिया ना सीमा की, ये भाई इधर तू चाइना है, इधर भारत है, उस साला रेखा नहीं ना मानता है, रेखा भी नहीं मानता है। और मतलब गजबे कौन सा नशा करता है पता नहीं चलता है। कुत्ता बिलाई खाने वाला सबके माथा नहीं काम करता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया था? वीके कृष्ण मेनन, जो उस समय भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस रवैये के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा भाग, नहीं रहेंगे तेरे मंत्रिमंडल में, तू देश का नाम हंसवा दिया, चाइना से युद्ध हरवा दिया। तेरे को पहले से पता था ना कि बोल रहे थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल कि भाई होने वाला है, नहीं क्यों सुना? सैनिकों को क्यों नहीं जमा किया? सैन्य तैयारी क्यों नहीं किया? ये जिंदगी भर के लिए इतिहास का घाव अपने सीने पे लगवा लिया, नहीं रहना तेरे मंत्रिमंडल में। और वी के कृष्ण मेनन ने उनके मंत्रिमंडल को त्याग कर दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के किन राजनीतिक दलों ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन जताया? बड़ा ही अलबेला कहानी है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और कांग्रेस पार्टी का। चीन हमारे भारत के अंग तिब्बत पर आक्रमण कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चीन के लोगों ने भी हल्ला किया, हंगामा किया, विद्रोह किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कान पर जू नहीं रेंगा। उस समय के सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ पार्टी ने भी विद्रोह किया, लेकिन उनका पार्टी छोटा था, उन्हें लोग नहीं जानते थे, इसलिए बातों को कोई नहीं सुना। और आज देखिए चीन हमारे पूरे तिब्बत, पूरे संस्कृति को हड़प लिया। दलाई लामा वहां के धर्मगुरु छोड़ के हमारे भारत आ गए, भारत आके शरण मांग लिया। हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला नाम का जगह है, वहां पे रहने लगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बती शरणार्थी को सबसे बड़ी बस्ती भारत का कहां कहा जाता है? अभी बताया ना, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला नाम का जगह है, वहीं से तिब्बत के जितने भी अनुयायी आए दलाई लामा के, सबको हमने वहीं पे रखा है। और दलाई लामा बाहर भी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और जब भी भारत आते हैं तो धर्मशाला में ही आकर रुकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं। ये भी बड़ा मर्द आदमी था यार, मतलब कमाल आदमी था सुभाष चंद्र बोस। नाम काफी है, बताएंगे फुर्सत में, सिलेबस से निकलने दो ना, फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। देखो ना कैसे रेलेंगे सबको।
इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया? 1942 में। आजाद हिंद फौज की अगर स्थापना की बात की जाए तो याद रखिएगा 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस को इसका कमांडर बनाया गया, उनके हाथ में पूरे लोगों का पावर दिया गया और इनका काम था अंग्रेजों से लड़ के अपने देश की आजादी के लिए आवाज बुलंद करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। घूमने का इनको बड़ा शौक था, गुलाब का फूल लेके, इसलिए विदेश मंत्री भी बन गए और प्रधानमंत्री भी बन गए कि दोनों गुलाब का फूल लेके दोनों तरफ घूमेंगे। लेकिन देश को तो सत्यानाश न कर दिए जी आप। अगर इतिहास को अच्छे से पढ़ के आपसे क्वेश्चन पूछने लगेगा ना तो पूरा खानदान जवाब नहीं देगा कि आपने क्या क्या गुल खिलाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम विदेश मंत्री भी बने और प्रधानमंत्री बने क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी के विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या है? तो नेहरू जी का कहना था कि बड़ा कठिनता से हमको मिला है आजादी, इसके संप्रभुता को बचा के रखो, क्षेत्रीय अखंडता मतलब देश को अखंड रखना है और तेज रफ्तार से हमारा आर्थिक विकास करना है। ये जितने भी पॉइंट थे ये नेहरू जी के विदेश नीति में आता है, तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर डैश पर आक्रमण किया, मिस्र पर आक्रमण कर दिया भाई। हालांकि ये जो है ना रूस जो है, ब्रिटेन जो है यहाँ पे कुछ गलतियां भी किया। अब इसके पॉइंट्स को ना हम कभी और डिस्कस करेंगे, अभी तो हमें एमसीक्यू को देखना है। तो देखिए 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पे आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, अपने सैनिक उतार दिया। आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1956 में सोवियत संघ डैश पर आक्रमण किया था, हंगरी पर। मित्र है हमारा भाई, हंगरी पर आक्रमण कर दिया 1956 में सोवियत संघ ना हंगरी पर अटैक कर दिया। अगला प्रश्न हमारा कहता है नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने डैश में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था। मार्च 1947 में नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में इन्होंने ही इसको बढ़ाया था, मतलब देशों को बुलाया था, एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था मार्च 1947 में, याद रखिए। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां हुआ? 1955 में हुआ बांडुंग में। 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था बांडुंग में। अगला प्रश्न हमारा कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी? बांडुंग सम्मेलन में ही पड़ी थी गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत या फिर नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी तो आपको बताना पड़ेगा बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। 1961 में गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है चीनी क्रांति कब हुई? 1949 में हुई। चीनी क्रांति 1949 में हुई। चाउ एन लाई उस समय मेन थे नेता कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने ही चीनी क्रांति में पूरा भाग लिया। उसके बाद चीन के बहुत कुछ काम सब भी बढ़े, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है। आपने नहीं वीडियोस को देखा तो जरूर देखें, आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है वो वीडियो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को हमारे गुलाब वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहुंच गए चीन और द्विपक्षीय समझौता कराए। उसके बाद अपने ऊपर आक्रमण भी करवा लिया और युद्ध भी हार गए और पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर बेइज्जती भी करवा ली। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन के तरफ से नेतृत्व किसने किया था? चाउ एन लाई चीन के तरफ से थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के तरफ से थे, क्योंकि विदेश मंत्री भी तो यही थे और प्रधानमंत्री भी यही थे। दोनों मस्त वाला मंत्री यही थे। घूमना है, गुलाब का फूल बांटना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद हुआ था? सीमा विवाद था, पड़ोसी था तो बॉर्डर को लेकर विवाद तो था ही। तिब्बत पर चीन का जो बात हो गया, अटैक करके कब्जा कर लिया, इस पे भी विवाद था। और भारत द्वारा दलाई लामा को अब तिब्बत पे तुमने अटैक कर दिया, वहां के धर्म गुरु थे दलाई लामा, उनको हमने अपने यहाँ शरण दे दी तो तुमको बड़ा दिक्कत हो गया। हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। उपरोक्त सभी जो है वो भारत और चीन के संबंध के खराब करने के कारण को माना जाता है, ध्यान से याद कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में। 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया और भारत को हरा दिया।
भारत को हरा दिया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी? 1959 में। 1959 में दलाई लामा ने भारत से शरण मांगा और हमने उन्हें अपने यहाँ शरण दिया, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जगह पर, जहां पे वो अभी भी अपने अनुयायियों के साथ रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, उन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हमने आपके लिए अच्छे से समझा दिया। इसके बावजूद भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम होती है या समझने में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से मैं यह पता चल पाएगा कि आपको कौन से प्रश्न समझने में परेशानी हो रही है। साथ ही साथ यह वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।